नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो पिछले क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर चुके थे। ये PCS 2024 का पेपर है जिसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ेंगे। संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। देखिए इसमें यहाँ पर क्या लाइन लिखी है कि प्रत्येक राज्य के लिए, तो प्रत्येक राज्य के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। 9वें संविधान शोधन अधिनियम द्वारा आर्टिकल 350B जोड़ा गया है, जो बिल्कुल गलत है। 7वां संविधान शोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो सेकंड भी आपका गलत है। 7वें संविधान शोधन अधिनियम 1956 के द्वारा आर्टिकल 350B को जोड़ा गया था। तो आपका पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, नेदर 1 नॉर 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ेंगे तो 7वें संविधान शोधन अधिनियम 1956 द्वारा आर्टिकल 350B जोड़ा गया था, जिसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी प्रदान करता है, जिसे भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त के रूप में जाना जाता है। उस पदाधिकारी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इनकी नियुक्ति प्रत्येक राज्य के लिए नहीं की जाती है, बल्कि निर्दिष्ट राज्यों में की जाती है। इसकी योग्यता, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, सेवा शर्तें तथा हटाने की प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई है। तो आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक दो सवाल कभी कभी ऐसे पूछता है कि कौन सा विषय किस सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में जो विषय शामिल है आप उनको एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। आपको बताना है नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चुनना है। कौन कौन से विषय शामिल है। तो व्यापार एवं वाणिज्य शामिल है, सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार के जो नियम वगैरह हैं वो सब समवर्ती सूची में शामिल है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। 52 विषय ऐसे हैं जो समवर्ती सूची में शामिल है, और समवर्ती सूची में राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी। आगे बढ़ते हैं। अब ये फातिमा बीवी का सवाल है। ये उस साल चर्चा में रहा था, न्यूज़ में रहा था। तो फातिमा बीवी का उस साल निधन हो गया था, तो उनके बारे में कथन दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सा ठीक है। तो वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, तो यह बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे कि 1997 से 2001 तक केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में उन्होंने सेवाएं भी दी। तो ये यहाँ पे उन्होंने केरल लिख दिया, उन्होंने तमिलनाडु में सेवाएं दी थी। तो दूसरा आप अगला तीसरा पढ़ेंगे, वह उच्चतम न्यायपालिका तक पहुँचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। तो 1 और 3 ये दो ठीक है आपके, जबकि दूसरा गलत है। तो डी इसका राइट आंसर हुआ 1 और 3 दोनों। तो ये ध्यान रखना है कि फातिमा बीवी ने तमिलनाडु में राज्यपाल के पद के रूप में उन्होंने काम किया था, ना कि केरल में। आगे बढ़ते हैं। अब जो पंचायत वाला चैप्टर है 73वां 74 संशोधन अधिनियम 1992, तो पंचायत नगर पालिका इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। हर साल सवाल आता है, 1 या 2 सवाल आपसे मिलेगा। 2025 में पूछा है, 24 का पेपर है ये, मतलब हर साल पूछेगा ही पूछेगा। जो स्थानीय शासन है, लोकल गवर्नमेंट है, तो उसके बारे में पूछेगा। तो कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। तो आपको पता है कि 73वां और 74वां संविधान शोधन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 आप देखिए। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो आप पहला पढ़ेंगे कि यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति। अब आप पढ़ेंगे, सेकंड देखते हैं। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्र का अभिकरण है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करना कि जो इस तरह के कथन वाले सवाल होते हैं जिसमें पूछा जाता है कि कौन से कथन सही है।
और 2 इसमें कथन दे रखे हैं, 1 और 2। तो आप 10 में से 7 जो क्वेश्चन आप देखेंगे कि उनके कि दोनों ही ठीक होते हैं। आप देखना, आप नोटिस ये बात करना, मैं नहीं कह रहा कि आप आँख मीच कर टिक लगा दो, उसके पीछे थोड़ी बहुत नॉलेज आपकी काम करनी चाहिए। लेकिन आप जब पेपर सोल्व करेंगे अब, तो उसमें आप ये एनालाइज जरूर करना कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि 1 और 2 दोनों ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं। ये इन्वायरमेंट का सवाल है, ये रिपीट है, एक बार पीछे भी पूछा गया था, ये 2022 में आई थिंक। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की व्यवस्थाओं का सही क्रम है? तो सबसे पहले प्रवास है, आस्थापन है, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण है। तो इन्वायरमेंट में एक चैप्टर पढ़ते हैं हम, जहाँ पर कि बिल्कुल मतलब कोई चट्टान है, चट्टान पे कैसे वनस्पति का उद्भव होगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि छोटे छोटे वहाँ काई लगेगी, फिर उनका विघटन होगा, फिर वहाँ छोटी छोटी वनस्पतियाँ उगेगी। तो ये सब है, एल्गी वगैरह है। तो उसी चैप्टर से सवाल लिया गया है। तो सबसे पहले प्रवास है, माइग्रेशन, आस्थापन है, प्रतिक्रिया है, फिर स्थिरीकरण है। जैविक अनुक्रम के निम्नलिखित प्रवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो नगरीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिस्पर्धा, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। नगरीकरण आमतौर पर बंजर स्थल के निर्माण के साथ शुरू होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया, तो जो जैसे चट्टान होती है तो सबसे पहले उस पर कवक, एल्गी सब लगते हैं, काई जिनको बोलते हैं, फिर उनका विघटन होता है। तो ये सब प्रक्रिया आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नगरीकरण आमतौर पर बंजर स्थल के निर्माण के साथ शुरू होता है। प्रोपेग्यूलस के आगमन को प्रवास कहा जाता है। प्रोपेग्यूलस वे पदार्थ जो किसी जीव को उसके जीवन चक्र को अगले चरण में ले जाते हैं। आस्थापन वनस्पति और वृद्धि की प्रक्रिया है। जैसे जैसे वनस्पति विकसित होती है उनका विस्तार होता है। विभिन्न प्रजातियां प्रकाश, स्थान और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। प्रतिक्रिया में स्वजनित परिवर्तन होते हैं। स्थिरीकरण कथित रूप से स्थिर चरमत्पुरुष समुदाय का गठन करता है। तो ये क्रम है, क्रम को आप ध्यान रखना है। प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, दे दृष्टि की बुक है, उसमें भी दे रखा है क्रम। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ने आर कहा गया है। तो इसको हम देखते हैं यहाँ से। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, ठीक है। वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो ये बहुत कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना है। इन क्वेश्चन को कैसे हमें सोल्व करना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ए अपने आप में सही है या नहीं है। अगर सही होगा तो हम आर पढ़ेंगे, नहीं होगा तब भी। तो सबसे पहले देखेंगे कि ए सही है या नहीं है। तो सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। तो 2 प्रकार की ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वायु के टेम्परेचर में वृद्धि के साथ घटती है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है मेरे साथियों, इसको मैं समझा दूँगा अगली वीडियो में, क्योंकि इसे समझाने में कम से कम 10-15 मिनट ही ले जाएगा। वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन ए की व्याख्या आर नहीं करता है, ठीक है। देखो प्यारे साथी, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं एक अलग से वीडियो लेकर जाऊँगा, आप यकीन मानिए। ये बहुत मतलब कन्फ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है। आप कहेंगे तो मैं 2 मिनट को उसमें समझा सकता हूँ आपको। समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ता है, देखिए टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। मतलब अगर तापमान बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता घटेगी, तापमान बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता घटेगी। तो इसको आप कैसे समझते थे कि तापमान में वृद्धि हुई, तापमान में वृद्धि होने के साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटती है। तो तापमान में वृद्धि का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पे समझना है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है आपका, तो टेम्परेचर बढ़ने से तो आप ये समझिए जो हवा का जो साइज है वो बढ़ेगा, ठीक है। और आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो उतनी रहेगी। मान लिया आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, अगर हवा का जो साइज है वो 100, मान के 1 गिलास है, 1 गिलास का जो साइज है वो 100 ml है,
टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से इस ये 100 ml आपका 200 ml हो जाएगा। तो मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा आपका, ये 100 ml से आपका जो गिलास है वो 200 ml का हो गया। लेकिन पहले इसमें 50 ml पानी था, तो पानी तो अब भी इतना ही है, 50 ml ही है। लेकिन इसका जो साइज है, हवा का जो आकार है, आकार बढ़ गया, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल जो हवा के कण दूर दूर फैलते हैं, बढ़ते हैं। तो इसे ऐसा समझना आपको, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी, यानी कि 200 ml हो गया, लेकिन पानी तो अब भी 50 ml है। तो बहुत कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, नहीं तो पूरी वीडियो इसमें चली जाएगी। तो आप ये समझिए इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैचिंग वाला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। 4 ऑप्शन है, हेलोक्लाइन है, थर्मोक्लाइन है, इकोलाइन है, पाइक्नोक्लाइन है। आपको बताना है कौन सा सही है। इनमें से 4 में से एक सही है, बल्कि 3 गलत है। तो जो उसका जो राइट आंसर होगा वो है पाइक्नोक्लाइन। ये सागरीय जल का घनत्व को मापता है। तो डी आपका बिल्कुल ठीक है। इकोलाइन, देखिए इकोलाइन से आप ये मत समझना कि जैव विविधता को मापता है, इन्वायरमेंट से तो रिलेटेड है ये, पर इकोलाइन का मतलब जैव विविधता नहीं होता, ये होता है पारिस्थितिक तंत्र में क्रमिक और निरंतर परिवर्तन। थर्मोक्लाइन का मतलब होता है ग्रह के साथ तापमान, देखिए हम वायु का तापमान लिखा है। और हेलोक्लाइन का मतलब होता है कि सागरीय वर्टिकल लवणता, ना कि टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर लिखा है ना, तो लवणता सैलिनिटी को मापता है हेलोक्लाइन, सैलिनिटी लवणता को। तो उसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। आप इसको ध्यान रखें, एनवायरमेंट का सवाल है, हो सकता है 2026 में पूछे आए। देखिए अगला सवाल हम देखते हैं, मैचिंग वाला सवाल है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। तो बहुत आसान से पढ़ने, बेशक आपको ना आ रहा हो, लेकिन आपको ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। देखिए 2 घंटे का टाइम है, पर्याप्त है आपके पास, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पौधारोपण शाला, क्रायोफाइट स्टेपी, विश्व के पुष्पीय क्षेत्र, पुष्प जता घास के मैदान। अब आप इसको पढ़िए। हंगरी लिखा है यहाँ पे, एडोल्फ एंगलर है, एसी सावर है, आर्कटिक टुंड्रा है। देखिए जरूरी नहीं है आपको पता हो, लेकिन आप एक कॉमन सेंस आप अपनाइए। देखिए क्रायोफाइट आपने सुना होगा, क्रायो, क्रायो का मतलब जो ठंडी चीज़ है, क्रायो। आपने एक साइंस में पढ़ा होगा, एक इंजन का नाम होता है क्रायो इंजन। अभी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ क्या है उसका। तो क्रायोफाइट, क्रायोफाइट मतलब कुछ ठंडी चीज़, तो क्रायोफाइट इस टाइप की। आर्कटिक बहुत ठंडा है। तो बी का 4 आप देखिए कि बी के 4 से आंसर निकलता है, तो बी 4 सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो बी का 4 देखेंगे, क्या ए में है, इसमें नहीं है, क्या सी में है, सी में नहीं है। बी का 4 बी और डी में है। तो देखिए हम 50-50 तक तो पहुंच गए ना। क्रायोफाइट स्टेपी और आर्कटिक टुंड्रा बिल्कुल सेम है। ठीक है। तो अब आप देखेंगे पुस्ता घास के मैदान, तो जो घास के मैदान है वो हंगरी में है वाले। तो डी का फर्स्ट है। तो डी का फर्स्ट कौन सा है, डी में। देखिए बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं होगी तुक्का ही लग जाएगा एग्जाम में, पढ़ाई तो वहाँ पर काम आती है, कॉमन सेंस आपका काम आता है। और घास के मैदान, पर्वत, पहाड़, नदी, ये सब पूछते हैं एग्जाम में। आप देखेंगे घास के मैदान कई बार पूछे गए हैं कि कौन से ठंडे क्षेत्रों में है, कौन से गर्म क्षेत्रों में है। तो आपने देखा इसका राइट आंसर होगा डी। पौधारोपणशाला, सियोसावर, क्रायोफाइट स्टेपी, आर्कटिक टुंड्रा, विश्व के पुष्पीय क्षेत्र एडोल्फ एंगलर, और पुष्पजता घास के मैदान ये हंगरी में है। अब आपको बताना है कंप्यूटर का सवाल है कि निम्नलिखित समूह में से किस में केवल इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में बताना है। इनपुट का मतलब होता है जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। ठीक, तो माउस से निर्देश देते हैं, कीबोर्ड से देते हैं। स्कैनर, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि स्कैनर है नहीं है, लेकिन आप बी सी डी पढ़ेंगे। माउस कीबोर्ड इसमें भी है। मॉनिटर, मॉनिटर से तुम देखते हैं आउटपुट हो गए तो बी तो नहीं होगा। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, देखिए माउस है, कीबोर्ड, प्रिंटर से आउटपुट मिलता है, हम निर्देश थोड़ी देते हैं या कुछ डेटा थोड़ी डालते हैं कंप्यूटर में, तो निकलता है प्रिंटर से, तो सी भी नहीं होगा। माउस, कीबोर्ड, प्रोजेक्टर, माउस और कीबोर्ड तो कॉमन, प्रोजेक्टर से हम चीज़ें देखते हैं, तो फिर क्या बचा ए, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस आप पढ़ सकते हैं कंप्यूटर में। देखिए 2 सवाल कंप्यूटर के पूछे गए हैं यहाँ पर। एक सवाल ये रहा 51, कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है। तो रोम है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रैम की फुल फॉर्म बता रहा था मैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो
राइट आंसर है ए है। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो सवाल है आपका, ये केमिस्ट्री का सवाल है। ये मतलब कई बार सवाल आया हुआ है, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री के बीच में सही संबंध दर्शाता है। तो इसको याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर होगा बी। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो इसको आप ध्यान रखना है कि ये सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा है। फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो उसको आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये ध्यान पड़ना है आपको, कौन सा सही नहीं है, क्योंकि मिस्टेक होते हैं यहाँ पर। डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है आपकी। क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं संचित रखता है, तो ये भी ठीक है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बना होता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। किसी कोशिका का केंद्रक कोशिका विभाजन में हिस्सा नहीं लेता, तो ये आपका गलत है, डी। बायोलॉजी का पहले चैप्टर है सेल, जो पढ़ेंगे आप कोशिका, तो बहुत आसान सवाल है कि किसी कोशिका का केंद्रक कोशिका के विभाजन में प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता, तो ये गलत है, विभाजन में हिस्सा लेता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 54 आप देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को ए तथा आर कहा गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए इस प्रकार के सवाल में भी ज़्यादातर 10 में से 7 ही ना, मैं हिंट करके चल रहा हूँ कि 10 में 7 के सवाल भी वही होंगे कि एक भी ठीक है, दो भी ठीक है, और एक दो की व्याख्या करता है। 3 ही सवाल इसमें से गलत होते हैं जो व्याख्या नहीं करते हैं। लेकिन नॉलेज तो आपकी काम करेगी, मैं थोड़ी बहुत ऐसा नहीं है। तो इसको पढ़िए। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें वर्षा जल में घुल जाती है और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती है, तो बिल्कुल बात ठीक है आपकी है। पहली बात तो आपकी ठीक है। आप दूसरी पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसें की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो आपको कैसे पढ़ना है, लिंक कैसे करना है। CO2, SO2, NO2 गैस है, वर्षा जल में घुल जाती है, अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड जैसे गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। तो दोनों बात ठीक है और ये आर की सही व्याख्या करता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 55 है। देखिए हर साल एक या दो सवाल स्कीम के आते हैं, और इतनी सारी स्कीम है, फिर जनरली याद करना आसान नहीं होता कि क्रम में पूछता है। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो स्कीम है उनको आप ध्यान रख सकते हैं। तो जैसे ये सवाल है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की निम्नलिखित योजना को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, उनमें से एक कूट में से उत्तर को चुनना है। तो इन्हें कालक्रम में आपको लगाना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी है। सबसे पहले समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, फिर है प्रधानमंत्री जनधन योजना है। इनका जो ईयर है आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि PM जनधन योजना है 2014 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978। तो ये देखिए इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आपको सोल्व करने हैं। बिल्कुल भी मैं ऐसे कोई हवा में कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको। जैसे बहुत सारे जो लोग हैं आप कहेंगे कि ये आना चाहिए, ज़रूरी नहीं आना चाहिए कि 130 क्वेश्चन के आसपास ही हमें अटैम्प्ट करने हैं। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट श्रेणी में आते हैं, उनको हम छोड़ सकते हैं, वे डिसाइड नहीं करते हैं। 10-15 क्वेश्चन हमें छोड़ने जिसमें से एक सवाल इस तरह के हो सकते हैं जो रैंडम हो। आगे हम बढ़ते हैं। अब इकोनॉमी का सवाल है, बहुत आसान है। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, तो पहली बात ठीक है।
दूसरी बात आप पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के लक्षण इसमें है। जे.एम. कीन्स अर्थशास्त्र के जनक है, तो थर्ड आपको गलत है। तो 1 और 2 ठीक है आपके केवल। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए 1 और 2 सही माना, तो 1 और 2 ही ठीक है आपका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन नहीं तथा दूसरे को आर कहा गया है। पहला पढ़ेंगे, राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नमनीय विनिमय दर कहते हैं। ठीक है। दूसरा आप पढ़ेंगे, विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। तो आप बताइए कि विदेशी मुद्रा की मांग की जो आपूर्ति है वो आरबीआई कैसे निर्धारित करेगा? तो आर आपका गलत है, ए आपका ठीक है। तो व्याख्या करने की जरूरत नहीं, तो ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और आपको क्रम में लगाना होगा। यहाँ पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन है, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना। तो अभी हम देखते हैं। हाँ, तो यहाँ से पढ़ते हैं अभी कि उपर्युक्त घटनाओं में से किन्हें भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है? तो कदम मानना है वित्तीय समावेशन में, तो ये सारी गतिविधियाँ वित्तीय समावेशन में आती हैं। तो डी लगा दो। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित है। ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे, इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये भी बात आपकी ठीक है। और ये 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया, तो ये गलत है, 2013 में लागू किया गया था। तो 1 और 2 दोनों ठीक है। जनगणना को आपको अच्छे से तैयार करना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि घटते क्रम में लगाना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है, फिर किस में, फिर किस में, फिर सबसे कम किस में। तो बिहार है, आंध्र प्रदेश है, यूपी है, पश्चिम बंगाल है। तो सबसे ज़्यादा तो आप आँख मीच के लगा सकते हैं कि सबसे पहले तो आएगा उत्तर प्रदेश। तो हमें पता है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश आने वाला है। तो ऑप्शन देखेंगे आप कि सबसे पहले थर्ड आना चाहिए। तो बी और डी तो कट गया, 50 तक तो पहुंच गए ना। फिर यूपी के बाद आप बताइए इनमें से, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। यूपी के बराबर में बिहार है, तो यूपी बिहार भाई भाई, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या फिर बिहार में होगी। तो 3 के बाद एक आएगा, 3 के बाद एक किसमें कि ए में, तो ए राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको लगाना है। तो ए बी सी डी देखो बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना है आपको। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, विश्व निवेश रिपोर्ट है और उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट है। तो इसको आपको लगाना है। मानव विकास रिपोर्ट, तो ये कौन जारी करता है? यूएनडीपी। तो यूएनडीपी किस में? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यहाँ पर फर्स्ट में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ए का है प्यारे साथियों थर्ड। तो ए का थर्ड आपको देखना है सबसे पहले, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है। ए का थर्ड आप देखेंगे, तो ए का थर्ड किस में है? यहाँ तो कट गया ए, बी भी कट गया, तो सी या डी में से आंसर होगा। ठीक है। अब आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अब देखिए यहाँ से समझ सकते हैं आप, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और यहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड क्या है? उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट। ठीक है। तो डी का है 2, डी का 2 किस में है? डी का 2 सी में भी है और डी में भी है। चलो यहाँ से नहीं निकला, आगे हम बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण बी, तो विश्व आर्थिक दृष्टिकोण बी का है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो बी का है फर्स्ट, बी का फर्स्ट किस में? सी में। तो सी इसका राइट आंसर हुआ।
आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से पढ़ सकते हैं मानव विकास रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व निवेश रिपोर्ट, व्यापार विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, और उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट UNDP। देखिए चर्चाओं में रहते हैं, करंट अफेयर में बहुत इसको आप पढ़ते हैं, आई दृष्टि में भी 1000 बार होता है, कई बार आपने इसको पढ़ा होगा, तो मैं मुश्किल सवाल इसको नहीं कहूँगा। आगे बढ़ते हैं। अब इन्वायरमेंट का ही सवाल है कि सतत विकास की धारणा को ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ठीक है, पहली बात सही है आपकी। ब्रटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में जाना जाता है, तो विकास की सीमाओं के रूप में इसको नहीं जाना जाता। पहला ठीक है आपका, दूसरा गलत है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए 1987 में ये जारी की गई थी ब्रटलैंड रिपोर्ट। सतत विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करना और साथ ही आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी पूरा करना। सतत विकास की धारणा को ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। यह रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो नॉर्वे के PM थे ग्रो हरलेम ब्रटलैंड ने की थी। इसे हमारा साझा भविष्य के नाम से भी जाना जाता है। विकास का सीमाओं, ये ध्यान रखना, विकास की सीमाओं के रूप में जाना जाता है हमारा साझा भविष्य। आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमी का सवाल है कि कुछ पुस्तक इन्होंने दे रखी है, उनके लेखक है अर्थशास्त्री लेखक हैं, तो हम इसको पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे। तो आप इसको जब पढ़ेंगे आप, पहला मिरडल है, हिट्समैन है, कार्डलर है, एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ की आपने एक पुस्तक बहुत सुनी होगी, द वेल्थ ऑफ नेशन। और मज़े की बात है आपके D का 4 में वो सभी है। देखिए D का 4 यहाँ पर भी है, D का 4 यहाँ सब है। तो हमें अभी क्रम लगाना है, तो आप लगा सकते हैं कि मिर्डल ने जो पुस्तक लिखी है वो इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। ये मुझे नहीं पता कहाँ से सवाल पूछा गया है। हिट्समैन है द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कार्डलर स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसका जो राइट आंसर होगा C है। बिल्कुल क्रम इन्होंने सही लगा रखा है कि पहले का फर्स्ट है, B का भी सेकंड है, C का भी थर्ड है, D का फोर्थ है। तो इसको आप ध्यान रखिए, हो सकता है नेक्स्ट ईयर पूछ ले, 2026 में एग्जाम में पूछ ले। अब अगला जो सवाल है आप इसको पढ़े कि संशोधनों का उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन के वर्ष में इनको लगाना है। तो ये तो आसान है, पॉलिटी का सवाल है। तो 42वां संविधान संशोधन इतना इम्पोर्टेंट है, 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो A का थर्ड है, A का थर्ड किसमें, केवल A में। कितना आसान है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है, तो D का है। C का है 4 है, C का भी 4 केवल A में ही है। तो बहुत आसान सवाल है। और फिर आप देखिए 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 है। बहुत सिंपल सवाल ये है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पर हम आ गए हैं। अब ये सवाल भी कई बार पूछा गया, PY सवाल है कि सहकारी संघवाद है, सौदेबाजी संघवाद है, अर्ध संघवाद है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद है। तो सहकारी संघवाद किसने कहा, तो ग्रेनविल ऑस्टिन। तो A का है 4। चलो अगर आपको ये ना पता हो सहकारी संघवाद, तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि भारत एक अर्ध संघवाद देश है। ये किसने कहा, KC व्हीयर ने कहा है। अर्ध संघवाद KC व्हीयर। तो C का है फर्स्ट। तो C का फर्स्ट देखिए सबसे पहले, क्योंकि ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। C का फर्स्ट आप देखेंगे, A में तो नहीं है, ना C में, ना D में, तो B बचा, B राइट आंसर हो गया। ये रिपीटेड है और PY में पूछा गया है। सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन, सौदेबाजी संघवाद मॉरिस जोन्स ने कहा है, अर्ध संघवाद भारत को KC व्हीयर ने कहा है, और आइवर जैनिक्स ने कहा है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए जो पंचायत वाला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये दूसरा जनगणना है ना। तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं था। तो न्याय पंचायत का गठन इन्होंने नहीं कहा था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में है। ये आपको ध्यान रखना है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PK थुंगन समिति, GVK राव समिति, इनका क्रम आपको पता होना चाहिए। तो
आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 उस साल बहुत चर्चा में था ये के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन उन्होंने खुद कह दिया कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति करेंगे, लेकिन एक समिति होगी और उस समिति के जो अध्यक्ष होंगे पीएम होंगे, और उस समिति में और कौन से सदस्य शामिल होंगे ये पूछा है। तो आप देखिए, इसको पढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्देशित सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, ठीक है। अब सेकंड पढ़ेंगे राज्यसभा के सभापति। आप बताइए राज्यसभा के सभापति, चलो अभी इसको छोड़ते हैं। थर्ड पढ़ेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। फोर्थ पढ़ेंगे लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो आप बताइए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्या उपराष्ट्रपति किसी समिति के सदस्य होते हैं? इसमें तो नहीं होता, तो सेकंड तो आपका गलत होगा, बिल्कुल गलत। तो सेकंड नहीं होंगे, तो हटा दीजिए। बी में है सेकंड, सी में है और डी में, तो ए आंसर निकल गया। 1 3 4 है। आगे बढ़ते हैं। 68 एनवायरनमेंट का सवाल है आपका। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है? क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे आप गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। तो आपका जो सेकंड वो ठीक है कि गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है, तो सेकंड आपका बिल्कुल ठीक है, पहला आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? देखिए कॉमन सेंस वाला ये क्वेश्चन है, ये आपको जरूरी नहीं है कि किताब में मिलेगा। अनाज उपज है। अनाज उपज शब्द का तात्पर्य हमें बताना कि क्या अर्थ आप इसका निकाल पाते हो। तो आप पहला पढ़ेंगे काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे हम किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन, तो इनमें से कौन सा व्यापक है? तो सेकंड है, तो सेकंड आपका ठीक आंसर है। सॉरी, अनाज उपज शब्द का तात्पर्य कि काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर होगा पहला हुआ, ना कि सेकंड। तो इसका जो आंसर होगा बी, ओनली फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, तो उसको पढ़िए आप। जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह स्थिर रही है, यह घट गई है। तो क्या बताना है कि यह घट गई है, यह स्थिर रही है, तो आपका ये गलत है पहला। दूसरा आपका ठीक है, तो 2 सही है आपका और पहला गलत है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो सवाल है ये भी रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है, और आई दृष्टि में भी करंट अफेयर की मैगजीन में हर साल आता है, क्योंकि एक इंडेक्स जारी करता है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हमें इसको बताना है। तो ये कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो IMF का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। ऑक्सफोर्ड गरीबी और WHO का भी कोई रोल नहीं है इसमें। तो अब आप पढ़ेंगे इसमें ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI, तो OPHI तो ये जारी करता है। और UNDP का नाम आपने सुना होगा, UNDP तो ये दोनों मिलकर ही इसको जारी करते हैं। तो 3 और 4 आपका आंसर होगा, तो ये राइट आंसर है। ध्यान रखना है कि मानव विकास गरीबी सूचकांक या वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो OPHI और UNDP, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला सवाल है सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक है? तो सबसे पहले आपको 17 जो सस्टेनेबल गोल है उनको याद होना चाहिए। पहला है गरीबी, दूसरा है भुखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा है शिक्षा। गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो चौथा क्या है? शिक्षा। शिक्षा की बात चल रही है, तो लक्ष्य 4, तो चौथे का मतलब है क्या? शिक्षा।
शिक्षा वाला आप देखेंगे, शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाना तो पहली बात ठीक है। आपका बुनियादी स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना ठीक है। कृषि कार्यक्रम नहीं, प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि नहीं, तो 1 और 2 ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी। तो ये आपको याद होने चाहिए। पहले गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो ये 4 हो गए शुरू के। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सवाल है आपका, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं। तो बिल्कुल बात ठीक है आपकी। दूसरा आप पढ़ेंगे, वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल बात ठीक है आपकी। आगे हम बढ़ते हैं। अब बंगाल के कुछ राजवंश राजा हैं, उनको क्रम हमें लगाना है। ये क्वेश्चन मुझे लगे 2025 में भी पूछा गया है, या ACFRF में भी पूछा है ये वाला सवाल। बंगाल के निम्नलिखित सैन्य शासकों का आरोही क्रम हमें लगाना है। तो सबसे पहले थे हेमंत, विजय, बल्लाल और लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बाद में आएंगे, ये ध्यान रखना है। हेमंत सबसे शुरू में, हेमंत तो 3 सबसे शुरू में आएंगे और लक्ष्मण सबसे लास्ट में आते हैं। आपको पता है कि लक्ष्मण सबसे लास्ट में आते हैं, तो 2 सबसे लास्ट में आएंगे। 3 सबसे शुरू में, 2 लास्ट में, तो ये ऑप्शन है, ए राइट आंसर होगा। हेमंत, विजय, बल्लाल और लक्ष्मण। हेमंत, हेमंत से ध्यान रखना, हेमंत, हे कहते हैं ना कि हे प्रभु, तो हे प्रभु को पहले बुलाएंगे लक्ष्मण जी जब आएंगे, तो हेमंत, हेमंत और फिर लक्ष्मण। तो अपन देखा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये क्रम आपको पता हो। अकबर ने बैरम खां को खाने खां की उपाधि दी थी। ठीक है, यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। तो दूसरी आपके बात गलत है, पहला ठीक है। तो इसको आप पढ़ेंगे कि बी आपको ठीक है। बैरम खां मुगल शासक हुमायूं की सेना का प्रमुख था। अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन शुरू किया, क्योंकि मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में ही उसका राज्यारोहण हो गया था। 1556 ईस्वी में बैरम खां मुगल साम्राज्य का वजीर खाने खाना उपाधि के साथ नियुक्त हुआ था। तो आपने देखा, पहला ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट है, हर बार ये पूछते हैं। ये आप खुद ही सोल्व करके बताना कि कौन सा आंसर इसका ठीक होगा। तो सबसे पहले आपको लगाना कि पेशवा को क्रम लगाना है। 7-8 पेशवा, इनके नाम याद रखना कि सबसे पहले आएंगे बालाजी विश्वनाथ। तो उसको मैं अब आज आपको याद कराता हूँ उसको कैसे याद करना है। तो सबसे पहले आप लिखिए ना बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद आएंगे बाजीराव। बाजीराव नहीं होंगे तो फिर बाजीराव होंगे। बालाजी विश्वनाथ हैं, फिर आएंगे बाजीराव। तीसरे नंबर पर आते हैं बालाजी को जोड़ दो प्लस बाजीराव को जोड़ दो, बाजीराव। ठीक है, पहले तो आते हैं बालाजी विश्वनाथ के बाद आते हैं बाजीराव के बाद का क्या आता है, बालाजी को जोड़ दो और बाजीराव को बाजीराव। फिर आते हैं माधव कृष्ण नारायण रघु। तो माधव नारायण रघु, पहले माधव आते हैं, फिर माधव का मतलब कृष्ण, फिर नारायण करते हुए नारायण जी आएंगे, फिर रघुनाथ, फिर राम जी आएंगे। ठीक है, माधव नारायण रघु। तो आप देखना इसमें माधव नारायण रघु, तो नारायण के बाद ही रघुनाथ आएंगे, नारायण के बाद ही रघुनाथ आएंगे। तो 3 के बाद आएंगे 1, और सबसे पहले आएंगे बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी बाजीराव। तो 4 2 3 1, तो 4 2 3 1 सी में है, सी राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो हीराकुंड है, मुरी है। तो जो मुरी है वो झारखंड में, ना कि छत्तीसगढ़ में, तो बे ही सही सम्मिलित नहीं है। बेलगावी कर्नाटक में है, अलूपुरम केरल में है, मुरी झारखंड में, हीराकुंड उड़ीसा में है। तो राइट आंसर देखा आपने बी 78। देखते हैं नेशनल पार्क के बारे में सवाल है 78। आसान सवाल हो गए बहुत। तो हमें क्या पूछना था पहले वो तो देख लें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो आप इसको देखिए, सिमलीपोल उड़ीसा में है, ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक में है, राजाजी उत्तराखंड में है, पिन वैली जम्मू कश्मीर में, तो यही नहीं है।
तो डी इसका राइट आंसर होगा। 79 देखते हैं। देखिए 2 कथन दे रखे हैं। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, बताइए सही है या गलत है। तो सही है, हो रहा है हर साल। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के से टकरा रही है, ये भी ठीक है। अब देखिए क्या एक ही व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखिए अब ये छोटा सा क्वेश्चन है और इसे आप आसानी से कर सकते हैं और यहाँ पे आप समझ भी सकते हैं कि कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसको पढ़िए, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। बिल्कुल बात ठीक है। ये इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, इसीलिए भारतीय हिमालय अभी ऊंचा हो रहा है। ठीक है, तो दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैचिंग वाला सवाल है आपका। एक कोयला भंडार है। हर साल एक सवाल कोयला भंडार का आता है या संयंत्र के आएंगे, तो ध्यान रखना है आपको। उत्तर है इब नदी है, तातापानी, उमरिया। तो लगाना है आपको। उत्तर झारखंड में है। ए का 4 है, तो ए का 4 है आपका। सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो ए या बी में होगा। इब नदी उड़ीसा, इब नदी उड़ीसा बी का है थर्ड। बी का थर्ड किसमें, केवल बी में, तो 20 का राइट आंसर हो गया। तातापानी रामकोला आपका है छत्तीसगढ़ में, उमरिया है मध्य प्रदेश में, तो उसका 20 का राइट आंसर है। तो ये प्यारे साथियों हमने 40 क्वेश्चन आज इस वीडियो में कंप्लीट करे। पहली वीडियो में हमने 1 से लेकर 40 तक कंप्लीट करे, दूसरी वीडियो में हमने 41 से 80 तक। नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें और बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।